Enlighten Tap. नमस्कार, मैं सौरभ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज पशु पक्षियों पर हो रहे देश विदेश में अत्याचारों से रिलेटेड कुछ नए ज्ञान को लेकर। प्रकृति ने हम मनुष्यों को जितनी सुंदरता से बनाया है उतना ही स्नेह से पशु पक्षियों को भी तराशा है। हमें यह प्रकृति ने इतना योग्य बनाया है कि हम अपने विकास के साथ साथ पशु पक्षियों को भी ध्यान रखते हुए उनको साथ में लेकर चल सकते हैं और निसंदेह हम ऐसा करते भी आ रहे हैं। हमारे धर्म तथा ग्रंथों में भी पशु पक्षियों के साथ अच्छे से रहने के लिए हमें ज्ञान दिया है। जैसे ऋग्वेद में गौ माता, अश्वपिता मतलब गाय को माता तथा घोड़े को पिता का सम्मान देने को कहा गया है और बैल को भी इतना सम्मान दिया गया है कि उसे भगवान शिव का वाहन भी बतलाया गया है। उसी प्रकार यजुर्वेद में सर्वे भवन्तु सुखिनः पशुओं मम मित्राणि भवन्तु मतलब पशु हमारे मित्र हैं, न कि हमारे दुश्मन। हमारे कृष्ण को गोपाल, गायों के रक्षक, गणेश जी को हस्ती हाथी रूप में पूजा किया जाता है जो बुद्धि के देवता हैं। दुर्गा जी के साथ सिंह, भगवान कृष्ण के साथ मोर पंख तथा भगवान शिव को नागों के अधिपति बतलाना, यह सभी हमारे पशु पक्षियों के साथ प्रेम तथा सौहार्द पूर्वक रहने का ही संदेश है। ऐसा नहीं है कि यह सभी संदेश मात्र है। हमारे संतों तथा भक्तों के जीवन में भी पशु पक्षियों के साथ अगाढ़ प्रेम था। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने चरण पहाड़ी रामगढ़ झारखंड में पशु पक्षियों के साथ भगवान के प्रेम में भक्ति संकीर्तन किए थे। उसी प्रकार महात्मा गांधी गाय को भारत की आत्मा मानते थे। हमारे पुरातात्विक प्रमाण भी हमें पशु पक्षियों के साथ अच्छे संबंध बनाने का निर्देश तथा ज्ञान देते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल इत्यादि स्थलों से बहु संख्या में मूर्तियां मिली हैं। सील ऑफ प्रोटोसिवा या पशुपति, जिसमें योगासन में बैठे एक पुरुष के चारों ओर हिरण, गेंडा, हाथी, बाघ आदि मिले हैं। इस्लाम के हदीस में भी यह सीधा ज्ञान है कि जो किसी जानवर पर दया करता है अल्लाह उस पर दया करता है। ईसाई धर्म के बाइबल में भी लिखा है ए गुड मैन इज काइंड टू हिज एनिमल्स तथा असीसी के संत फ्रांसिस जानवरों को भाई बहन कहते थे। उसी प्रकार यहूदी धर्म में भी पशुओं को पीड़ा देना पाप है। बौद्ध तथा जैन धर्म तो किसी भी प्रकार की हिंसा पर निषेध करता है। विश्व की अलग अलग सभ्यताएं जैसे मिस्र में बिल्ली को भगवान मानना तथा चीन में भी जानवरों के नाम पर पूरा चाइनीज ज़ोडिक है। तो इन बातों का एक ही मतलब है कि हमें यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम पशु पक्षियों के साथ स्नेह पूर्वक रहें। पर क्या ऐसा होता है? आज का युग लगता है बदल सा गया। देखकर यह जरा भी महसूस नहीं होता कि हम मनुष्य अपने स्वार्थ से बड़ा किसी को मान भी रहे हैं। अपने टेस्ट बर्ड्स या स्वाद के लिए पशुओं पर इतना हिंसा करना, दूध, दही, पनीर इत्यादि जैसे पदार्थों का सेवन तो ठीक है, पर उसमें धन एकत्रण के दृष्टिकोण के कारण गाय तथा भैंस पर हार्मोनल इंजेक्शन जैसे ऑक्सीटोसिन लगाकर क्षमता से अधिक दूध निकालना और यह क्रुएल्टी करना, मुर्गी को बैटरी केजेस में रखना, मांस के लिए जानवरों को मारना, इंडस्ट्री में स्लाउटर करना, भेड़ से व्यापार के लिए ऊन निकालना जिसमें उनका ब्लीडिंग होना, फ्रॉस्ट जमना इत्यादि शामिल है। रेशम निकालने के लिए रेशम के कीड़ों को सीधा उबाल देना, फर के लिए खरगोश, लोमड़ी इत्यादि को मारना, यह सभी उदाहरण मनुष्यों की क्रूरता की हद बतलाता है कि जिससे यह इंगित करता है कि जिस विज्ञान की तकनीक का प्रयोग हम मनुष्यों को खुशहाल बनाने के लिए करने वाले थे, आज हम प्रकृति के मधुर आविष्कारों के दुश्मन बन गए। ऐसा नहीं है कि हम पहले दूध का उपयोग नहीं करते थे। यह भी सत्य है कि बैल हमारे खेतों में हमारी मदद करते थे, पर बात पहले की जैसी रहती तो बात था। हम उनकी आजादी में दखल पहले नहीं देते थे। प्रेमचंद्र की गोदान में गायों के साथ हमारे संबंध का कितना सुंदर चित्रण किया गया है, पर आज के समय में तो ऐसा लगता है कि पशु पक्षी हमारे व्यापार का केंद्र बन गए। मामला तब बिगड़ता है जब हम पशु पक्षी पर दबाव डालते हैं और इलीगल व्यापार करते हैं इत्यादि। आज नए शहर तथा इंडस्ट्रीज के नाम पर जंगलों की कटाई हो रही है। हम जानवरों से उनका हैबिटेट छीन रहे हैं तो वे आज हमारे हैबिटेट की ओर आते हैं। आमतौर पर आपने यह देखा होगा कि लेपार्ड, हाथी इत्यादि जानवर जब भूख से व्याकुल होते हैं तो हमारे शहरों की ओर रुख करते हैं।
ताकि पेट भरने के लिए महज कुछ भोजन उन्हें मिल सके। हमें यह ज्ञात होगा कि पक्षियां सुबह सुबह चहचहाती थी पहले और शाम में घर लौटती थी और भोजन का बंदोबस्त आसानी से करती थी, पर क्लाइमेट चेंज तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण उन्हें कभी भी घर से भोजन की तलाश में निकलना पड़ता है अब। और जब हवाई जहाजों के करीब वह आती हैं तो विमानों में इतना प्रेशर होता है कि वे पक्षियों के पूरे झुंड को ही निगल जाता है। इन सब घटनाओं का वर्णन यहाँ इसलिए हो रहा है ताकि यह बतलाया जा सके कि पशु पक्षियों पर आज के समय में कितना दबाव है। और आज सोशल मीडिया तथा इंस्टाग्राम के युग में तो लोग रील्स बनाने के चक्कर में जानवरों को परेशान भी करते हैं। भारत में अगर पशु अत्याचार के प्रमुख उदाहरणों को देखें तो मैं पहला उदाहरण देना चाहूंगा केरला की हाथी लक्ष्मी का। यहाँ एक हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया, जिससे उसका मुंह फट गया था और उसकी मौत हो गई थी। यह घटना 2020 की थी। पहले तो कुछ प्राइवेट फर्म जानवरों पर सौंदर्य उत्पादों की टेस्टिंग करते थे, जिसे 2014 में बैन किया गया। बंदरों को पीटकर नचवाया जाता था। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बैन किया गया है। गुरुग्राम में 2023 की घटना, जिसमें एक व्यक्ति ने बाइक से एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटा था, आपको याद होगा। बिहार यूपी बॉर्डर में लोग इससे अनभिज्ञ नहीं है कि किस प्रकार कैटल स्लॉटर के लिए ट्रांसपोर्ट होता है। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज चाकू बांधकर मुर्गियों को लड़वाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी जारी है। यह ट्रेडिशनल वर्सेस लीगल कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जाम्पल है। उसी प्रकार 2022 में आप देखेंगे राजस्थान की एक वेडिंग में बारात में दूल्हे की सवारी वाले घोड़े को शराबी बारातियों ने पीटा था। वीडियो वायरल हुआ, एनजीओ ने रिपोर्ट किया, एफआईआर भी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ। सांपों को दूध पिलाना उनके लिए जहर का काम करता है और यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बैन है। फिर भी यह धड़ल्ले से हर जगह गांव में, शहरों में चलता आ रहा है। इसी प्रकार से कई उदाहरण हैं जिन्हें आप खुद भी खोजेंगे तो मिलेंगे। अगर आप अपने आविष्कारों की ही बात करें तो नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हम पशु पक्षियों का उपयोग कर रहे हैं, यह विचारणीय है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमने यह जानने के लिए कि मानव अंतरिक्ष में सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, हमने लाइका नामक स्ट्रे डॉग को रसिया के मिशन स्पुतनिक 2 में वहां भेजा था, यह जानते हुए कि उसकी मौत हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। उसकी मौत हाइपरथर्मिया व ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। यह 1957 की घटना है। तो लाइका ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ह्यूमन नॉलेज के लिए। लाइका को यह क्यों ही जानना था कि ह्यूमंस अंतरिक्ष में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। उसे तो अपनी जिंदगी जीनी थी, पर हाँ, उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी जान जाने वाली। तो ज्ञान के बदले जान कहाँ तक सही है, यह सोचने योग्य है। उसी प्रकार नए नए वैक्सीन का पशु पक्षियों पर उपयोग करना कहाँ तक विचारणीय है, यह भी देखने योग्य बात है। हालांकि इन बातों की कड़ी में जो विषय श्रेय देने योग्य है, उन्हें हमें श्रेय देना चाहिए। जैसे भारत में कुछ कानून है जो भारत में जानवरों पर होने वाले अत्याचार को रोकता है। जैसे पहला, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट पीसीए एक्ट 1960, जिसमें सेक्शन 11 में जानवरों को पीटना, भूखा रखना, ओवरलोड कराना, जहर देना इत्यादि अपराध है। सेक्शन 26 से 38 में जानवरों की लड़ाई कराना, मनोरंजन के लिए अत्याचार, यह सब दंडनीय अपराध है। पर इनमें कुछ खामी भी है। जैसे जुर्माने की राशि कम है, मात्र 10 से 200 रुपया। 1960 का यह कानून है, 2023 में संशोधन प्रस्तावित है, विधेयक अभी लंबित है, आगे देखते हैं। उसी प्रकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। यह सभी जंगली जानवरों, पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए है। यह एक्ट कई स्केड्यूल में बांटा गया है। जैसे स्केड्यूल 1 एनिमल्स में हाथी, बाघ, शेर, मोर की हत्या, ये सब दंडनीय अपराध है। स्केड्यूल 2 से 4 में बंदर, सियार, नीलगाय इत्यादि की सुरक्षा के बारे में बतलाया गया। शिकार, अवैध व्यापार एवं चिड़ियाघर के नियम भी इसी के तहत आते हैं। स्केड्यूल 2 में ही चिड़ियाघर वगैरह के भी नियम आते हैं। 3 से 7 साल की सजा है इसमें और 25,000 का जुर्माना भी दिया गया। ऐसे ही कई नियम है, जैसे द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 आईपीसी इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 428, 429। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्ट्रे डॉग्स को मारना तथा नुकसान पहुंचाना अवैध है। एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल 2022
भी लागू है। इसी के साथ भारत में कई प्रकार के एनजीओ भी हैं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जैसे पीपल फॉर एनिमल PFA, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया और रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट। उसी प्रकार पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, काम कर रही है, जिसका कहना है एनिमल्स आर नॉट आवर्स टू ईट, वी आर एक्सपेरिमेंट ऑन, यूज फॉर एंटरटेनमेंट और एब्यूज इन एनी अदर वे। तथा और भी तमाम प्रकार के एनजीओ हैं जो भारत में पशुओं की रक्षा पर काम करते हैं। उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, पर वे कहते हैं ना कि जब तक बदलाव हमारे मस्तिष्क से शुरू होकर समाज तक नहीं पहुंचता, हम नहीं बदलते। तो आगे जब भी हमें गुस्सा आए या उन्हें इस्तेमाल करके खाने या मन हो कि तो फिर एक बार फिर सोचिएगा कि उनकी जान जरूरी है या आपका स्वाद। क्या हम यह कह सकते हैं कि हम मनुष्यों ने जंगलों से निकलकर अपनी सभ्यता तो बना ली, पर हमें अभी भी सभ्य होना बाकी है। विज्ञान के प्रयोग अनुप्रयोग को सीखना बाकी है। हमें कबीरदास की ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए सीखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। को चरितार्थ करना अभी बाकी है। हम समय रहते सीख जाए, इसी में हमारी भलाई है। धन्यवाद आप सभी को मुझे सुनने के लिए। अगर यह संदर्भ आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य करें।